हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए। ओके, सेमेस्टर 2 के लिए चैप्टर है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपकी जो यूनिट 2 है उसी का पहला चैप्टर है ये। तो इसमें हम पहले 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को डिफरेंशिएट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। ये सब आपने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा सा बस रिवीजन टाइप का है। तो देखेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी। ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। 3 डायमेंशनल में जो है 3 एक्सिस होती थी, एक्स वाई और जेड। तो बात करते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी होती हैं? दो एक्सिस। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बात करते हैं प्लेन की। तो 2 डायमेंशनल में एक प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन। आप देख सकते हैं एक्स और वाई के बीच में, मतलब 2 एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब ही यही है कि उसमें एक प्लेन होगा। ओके, तभी वो 2 डायमेंशनल है। एक्स वाई प्लेन को हम ओ एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ओ क्या है यहाँ पे? ओरिजिन है। ठीक है, ओ एक्स वाई, तो हमने पूरा नाम ले लिया है, जैसे ये है ओरिजिन हमारा। ठीक है, तो हमने ओ एक्स वाई इस तरह ले लिया है। ठीक है, इसमें होते हैं 3 डायमेंशनल में 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, ओ, इसको ओ एक्स वाई भी बोल सकते हैं, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ओके, इसमें 3 प्लेन है, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम 3 प्लेन किस तरह से हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ओके, ओरिजिन के साथ इसको लिखेंगे तो ओ एक्स वाई, ओ वाई जेड और ओ जेड एक्स। ठीक है, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट जो होते हैं वो नंबर में 4 होते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? अब आप बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि अब हम कॉलेज में हैं, बड़ी क्लास में हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अच्छे से। तो पहला क्वाड्रेंट जो होगा वो होगा ओ एक्स वाई। दूसरा होगा, ऐसा करेंगे, आपको अगर लिखना नहीं आ रहा है ना तो पहले क्या करो, 4 बार ये ओ लिख दो। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई हो गया, अब एक्स पे डैश लगा दो, वाई एज इट इज़ लिख दो, फिर वाई पे डैश लगा दो, एक्स एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, इसको बेहतर होगा इस तरह लिखें कि एक्स वाई पे डैश लगा दिए। ठीक है, ये ओ एक्स वाई, ये जो क्रम है ना ये बना रहना चाहिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ये क्रम बना रहना चाहिए। ठीक है, अब ये एक्स और वाई दोनों पे डैश लगा दो। ठीक है, ओ एक्स वाई, ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स वाई डैश और ओ एक्स डैश वाई डैश। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब बात करते हैं ये इनका साइन क्या है, इनका साइन कैसे पता करें? तो देखिए, एक्स और वाई दोनों में डैश नहीं है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। बात करते हैं इसकी, एक्स डैश वाई, इसमें डैश लग रहा है एक्स पे, यानी कि ये नेगेटिव होगा। इस पर डैश नहीं लग रहा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, इस पर डैश लग रहा है तो ये नेगेटिव होगा। दोनों पे डैश है तो दोनों नेगेटिव होंगे। इस तरह हम जो है क्वाड्रेंट के साइन निकाल लेते हैं। तो देख लेंगे ये ओ एक्स वाई, ओ वाई एक्स डैश, या हम कह सकते हैं ओ एक्स डैश वाई। ठीक है, और ओ एक्स डैश वाई डैश और ओ एक्स वाई डैश। आप इसको अपनी सुविधा के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट नहीं होते, इसमें हमारे पास ऑक्टेंट्स होते हैं। ऑक्टेंट्स का और कितने ऑक्टेंट्स होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले में जो आप लिख रहे हैं तो उसमें किसी पे भी डैश मत लगाइए। फिर लिखिए दूसरे वाले में एक्स पे डैश लगा दीजिए और वाई जेड एज इट इज़ लिख दीजिए। तीसरे में वाई पे डैश लगा दीजिए, एक्स और जेड एज इट इज़ लिख दीजिए। इस तरह आप लिखते चले जाएंगे। इसमें आप जेड पे डैश लगा दीजिए। ठीक है, और चूंकि इसमें 8 होते हैं, ठीक है, 4 तो ये हो गए, आगे के 4 ओ लिखेंगे। अब क्या करें, पहले हमने एक एक पे डैश लगाया, अब 2 2 पे डैश लगाते चले जाओ। एक्स डैश वाई डैश, फिर एक्स और वाई डैश जेड डैश।
ओ एक्स वाई जेड, अब एक्स और जेड पे लगा दो, ठीक है। अब क्या करा, दो दो पे डैश लगा लिया, अब तीन पे डैश लगा लो, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। हो गए 4 ऑक्टेंट्स, सॉरी हो गए 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब इनका लिखेंगे साइन, तो इनके साइन किस तरह होंगे, जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बताए थे, ठीक है। साइन होंगे, तीनों पे डैश नहीं है, 3 पॉजिटिव, पहले वाले पे डैश है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे डैश है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह जो हमने 8 ऑक्टेंट्स अपने लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, इन विच ऑक्टेंट द फॉलोइंग पॉइंट लाई, ओके। ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कौन से ऑक्टेंट पे ये लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आप लिख लीजिए डायरेक्ट ओ एक्स वाई जेड, इसमें भी लिख लेंगे ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे माइनस माइनस माइनस, तीनों में माइनस आ रहा है, यानी कि जो क्वाड्रेंट्स इसके जो ये आ रहे होंगे एक्स वाई डैश एक्स वाई जेड, ये क्या आ रहे होंगे, नेगेटिव आ रहे होंगे, नेगेटिव यानी कि तीनों पे डैश लग रहा होगा। लिख गया ऑक्टेंट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा ए बी माइनस सी, ओके। ए और बी तो पॉजिटिव रहा होगा, माइनस सी जो है नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ये कौन सा है, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है और जेड वाला कोऑर्डिनेट है ये। तो जेड वाला कोऑर्डिनेट जो है ये क्या आ जाएगा, इस पर डैश लग जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी लिख गया, ऑक्टेंट सॉरी, हो गया ये भी कंप्लीट। चलिए अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लिया x1 y1 और z1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2 और z2, ठीक है। तो ए बी लाइन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होगी ए बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये तो जो है अपना 2D के लिए, 2D 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ओके। अगर हम बात करें कि अगर हमें जेड भी दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि ये है फॉर 2D के लिए, मैं बात करूं कि मुझे 3D के लिए चाहिए, तो 3D के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3D के लिए ये हो जाएगा फॉर 3D। कोई इसमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही एक लाइन बनाएंगे अपनी ए बी, ठीक है। अब क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे 0 0 0 ऑरिजिन वाले, ओके। और इसके क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, या आप x1 y1 z1 मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ओके। तो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बतानी है, यानी ए से हमें बी की डिस्टेंस बतानी है, ए बी डिस्टेंस क्या है, तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, चलिए इसी वाले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, देखेंगे इस वाले में, सॉरी, क्योंकि हमारे पास ये अभी 3D के हिसाब से हैं कोऑर्डिनेट्स, ओके। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो ये वाले फॉर्मूले से करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है, यही तो होता है। यानी कि ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या रही होगी, ओके। तो आपको बस जस्ट इसमें यही करना है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप इनको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो, और इस फॉर्मूला के हिसाब से बस पुट करते जाओ, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बात करें ओरिजिन, तो ओरिजिन आपको पता ही है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होती हैं,
ठीक है। ओरिजिन होता है, एक्स वाई जेड होती हैं तो भी ओ होता है, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ये ना एक्स एक्सिस को हम ये भी एक्स कोऑर्डिनेट को ये बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ये बोल सकते हैं। एक्चुअली एक्सिस को, जो एक्सिस होती हैं एक्सिस के नाम होते हैं ये, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। बात करें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टर्म आता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होती हैं, ऑब्लिक एक्सिस क्या होती हैं, ठीक है। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ़ 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। और अगर तीनों एक्सिस इफ़ ऑब्लिक एक्सिस क्या होती हैं, इफ़ 3 एक्सिस आर नॉट, इफ़ 3 एक्सिस आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर तीनों एक्सिस जो हैं अपनी एक्स वाई जेड अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो उनको हम ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस है अपनी, ये एक्स वाई जेड, इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तीनों के बीच में, ऐसे ये तीनों एंगल अगर 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस, नहीं होते तो ऑब्लिक एक्सिस। ये मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। आगे पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को हम डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये तो 2 टाइप्स का होता है, ओके। 2 टाइप्स कौन कौन से, पहला देखेंगे इंटरनल डिवीजन, दूसरा देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। अब भाई ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं हम कि कोई पॉइंट है ए बी, ओके, कोई लाइन है, मतलब ए बी लाइन है। ए बी लाइन में क्या हो रहा है, कोई पॉइंट आ गया बीच में पी मान लिया पॉइंट को। अब ये ना क्या करेगा, पॉइंट इसको डिवाइड करेगा, ए बी लाइन को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, ए पी और पी बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो पहले पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको हम मान लें कि m, और दूसरे वाले को मान लें n, ओके। तो अब ये जो m और n है ना, तो ये m/n यही बताना होता है हमें इसमें कि कैसे डिवाइड कर रहा है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। a के मान लेते हैं x1 y1 और z1, b के मान लेते हैं x2 y2 z2, ठीक है, और p के मान लेते हैं x y z। ये हमने इनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ओके। अब क्या करेंगे, हमें ना क्या होता है कि जैसे ये a के कोऑर्डिनेट्स पता है, b के पता है, अब हमें p के निकालने हैं। अब आप बोलेंगे p के भी तो पता है, नहीं, क्वेश्चन में ना आपको पता है ये दे रखा होगा, जैसे आपको a दे रखा होगा 2 3 5, b दे रखा होगा 7 6 9, फिर आपको पूछेंगे कि p के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, p x y z, तो इसमें p x का जो होगा, x निकालने के लिए अपने पास जो है वो है m(x2 + n(x1) अपॉन m+n), ठीक है। y निकालने के लिए, अच्छा आप ना इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने से अच्छा आप लिखो x = y = my2 + ny1 अपॉन m+n, ठीक है। z = mz2 + nz1 अपॉन m+n, ओके। ये है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी इसको अप्लाई कैसे करना है। तब तक के लिए एक बार इसको और देख लेते हैं, फिर हम इसको सीखेंगे कैसे अप्लाई करना है। इसमें क्या होगा, सिमिलरली कोई लाइन होगी ए बी। अच्छा, ये ना इंटरनल डिवीजन था और ये एक्सटर्नल डिवीजन है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, देखो ये ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है ना जो पी पॉइंट, ये ना इंटरनली कर रहा है, मतलब अंदर से कर रहा है। लेकिन ये जो है ना ए बी लाइन, इसको ये अब जो एक्सटर्नल डिवीजन होगा ना इसमें बाहर से डिवाइड करेगा। बाहर से कैसे करेगा, देखो जैसे कि कोई पॉइंट मान लिया पी ही मान लिया इधर भी, तो ये इसमें ना क्या होगा, ये कोई इस तरह लाइन होगी। अब आप बोलेंगे यार ये तो इसमें तो m ऐसे लिया था, n ऐसे लिया था, इसमें क्यों पूरा ले लिया m,
क्योंकि एक्सटर्नल डिवीज़न में ऐसे ही होता है, m पूरा लेते हैं और फिर ये जो पॉइंट है p, ये इसको एक्सटर्नली यहाँ से ऐसे डिवाइड कर रहा होगा, तो इस पॉइंट को लेते हैं, इस डिस्टेंस को लेते हैं n। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इसको। कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे x1 y1 z1 हमने मान लिए हैं, और b के होंगे x2 y2 z2, और p के y हमने मान लेते हैं, p के क्या होंगे x y z। ठीक है, यहाँ पे कॉमास भी हैं बीच में, आप लगा लेना। अब देखो इसका जो पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, p x इज इक्वल टू x के लिए है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y के लिए है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, z के लिए है mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो बहुत सिंपल है इसको याद करना, बस एक याद कर लो mx2 प्लस nx1 m प्लस n, इसमें सब प्लस प्लस है, इसमें आप देखेंगे सब माइनस माइनस है। ओके, पहले x2 आ रहा है, फिर x1 आ रहा है, y2 आ रहा है, y1 आ रहा है, z के लिए z2 और z1 आ रहे हैं, सिमिलरली इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें ए और बी पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपको और बोलेंगे कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मैं आपको क्वेश्चन सिखाती हूँ, वैसे आपको आते होंगे क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में कर रखे हैं। आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, इन फॉर्मूलाज को, इनको याद कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैं 7th क्वेश्चन करा रही हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 1:3। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसका डायग्राम बना लेना है। क्या बोल रहा है कि पॉइंट्स दे रखे हैं दो, ये वाला और ये वाला, मान लेते, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और रेशियो क्या दे रखा है हमें 1:3। तो देखेंगे क्वेश्चन 7 है ये। पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं, a दे रखा है 2 - 3 1, b दे रखा है 3 4 - 5। ओके, और जो रेशियो दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 1:3। ध्यान से देख लेंगे आप एक और बार क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, जो कि इन दोनों से जॉइन करती हुई लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। यानी कि क्या पूछा है आपसे, इसमें एक लाइन दे रखी है आपको ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 - 3 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 - 5, और आपसे बोला है कि एक पॉइंट है पी पॉइंट जो है इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में, यानी कि m जो होगा वो तो हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये जो हो जाएगा 3। m और n यही तो लिख रहे थे हम पहले फॉर्मूला में, तो 1 और 3 बात करते हैं, इसको निकालेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका वो रहेगा कि हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स जो है x y z है। ठीक है, अभी के लिए मान ले रहे हैं बस कि p के कोऑर्डिनेट्स x y z है। ओके, तो अब जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा कि x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y के लिए होता है my2, सिमिलरली y और z के लिए लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब आपको ना एक चीज़ याद रखनी है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये इंटरनल डिवीज़न की बात हो रही है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। ओके, इनको आप फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू 1 × x2। देखो इनको ना पॉइंट्स को मान लिया करो कि ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2। ठीक है, x2 लिखेंगे, अब x2 क्या है 3 है, फिर प्लस n क्या है, n जो है अपना 3 है, इंटू x1 क्या है 2 अपॉन m प्लस n यानी 1 + 3। ओके, सिमिलरली आप इनको भी लिखते जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं,
इससे जल्दी जल्दी लिखा जा सकता है, एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद y2 और z2 की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 4 और -5, 4 और -5। इधर लिखनी है y1 और z1 की वैल्यू, यानी -3 और 1 अपॉन में अपना 1 + 3 तो चल ही रहा है। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर देंगे। आप निकाल लेना, ये इनके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना। तो ये आपको एक क्वेश्चन करा दिया मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, तो इसको स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। सॉल्यूशन इसका ये रहेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, ए और बी मान लेंगे, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स वाई प्लेन से डिवाइड हो रही है ये लाइन ए बी। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाते ही हमारी सारी क्वेरीज एकदम दूर हो जाएंगी। पॉइंट हमारा जो है ए और बी, एक लाइन है ए बी लाइन, कोऑर्डिनेट्स इसके दे रखे हैं 2 4 5, 2 4 5। बी के दे रखे हैं 3 5 -4। ओके, नाउ दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से ये जो लाइन है डिवाइड हो रही है। एक्स वाई प्लेन से आप क्या समझ रहे हैं, एक प्लेन है, ये प्लेन समझते हैं आप, जो कि 2 एक्सिस के बीच में होता है, 2 एक्सिस से मिलके बनता है, उसको प्लेन कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो क्या हो, अच्छा आप ना एक चीज़ अपने दिमाग में सोचो, अगर आपको एक्स वाई प्लेन बोला है, एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब हो सकता है, यानी कि इसका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा कि नहीं होगा। देखो ये प्लेन है अपना एक्स वाई जेड, ये सब मतलब वो है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी अपना इसमें एक्स वाई प्लेन है, यानी कि ये वाला, इसका तुम जेड कोऑर्डिनेट निकालने बैठो तो 0 होगा, ठीक है। तो मैं ये मान लूँ कि जो प्लेन है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, 0। जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, इसी को हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं। अब आपको ना इसमें सिर्फ रेशो पूछा है, रेशो निकालने के लिए आपको पूरी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे 3 फॉर्मूलाज लिखो, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि PXYZ का क्या फॉर्मूला है इंटरनल डिवीज़न के लिए। ये भी इंटरनल डिवीज़न का क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीज़न के लिए देख रहे हैं। चूँकि हमें जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 दे रखा है, तो सबसे पहले हम जेड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखें। जेड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, MZ2 + NZ1 अपॉन M + N। अब जेड कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, 0, तो 0 लिख दिया। जो कंडीशन दे रखी है ना, सिर्फ उसको अप्लाई करके चलो, ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन दोबारा मतलब सारा कर रहे हैं, नहीं। जेड कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, इसको 0 लिखो, सीधे लिखो। फिर M, अच्छा ये जो रेशो है ये हमें पता तो है नहीं, है निकालना है, तो क्यों ना इसको मैं मान लूँ ये M है, ये N है, M रेशो N में डिवाइड कर रही है, ठीक है, प्लेन के द्वारा। तो M और N जो है हमें निकालना है। अब इसमें Z2 और Z1 की वैल्यू डालनी है। Z2 और Z1 क्या होंगे, ये होगा अपना Z1, ये होगा अपना Z2, लिख देंगे इसमें M + N। ओके, नाउ अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बचेगा फिर, -4M + 5N, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4M = 5N। अब क्योंकि हमें M रेशो N की वैल्यू निकालनी है इधर से, तो M तो यहीं रहने देंगे, N इसके नीचे ले आऊँ और देखेंगे 5, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। M रेशो N की वैल्यू क्या आ गई, 5:4। M रेशो N = 5:4, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब भाई ये पॉइंट का लोकस ये क्या है, चलिए मैं इसका हिंदी में अर्थ लिख देती हूँ। इसका हिंदी में अर्थ होता है बिंदु पथ।
अब इस एक वर्ड से आप कुछ तो समझे होंगे। बिंदु मतलब होता है पॉइंट, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। एक पॉइंट से जो रास्ता बन रहा है, कुछ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। एक ऐसा पाथ जो ट्रेस हो रहा है एक मूविंग पॉइंट के द्वारा, एक चलते हुए पॉइंट के द्वारा। आप मान लीजिए जो मेरी फिंगर की टिप है ये कोई पॉइंट है, हाँ जी, तो मान लीजिए कि ये जो मेरी फिंगर की टिप है ये कोई पॉइंट है। अब ये एक पाथ ट्रेस कर रही है, एक रास्ता बना रही है ऐसे ऐसे। तो दिस पाथ, ये जो पाथ में ये बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको? एक सर्कल दिख रहा है ये, ठीक है। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट के द्वारा ये जो पाथ बनाया गया, ये जो रास्ता बनाया गया है, ये जो रास्ता ट्रेस किया गया है अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के रहते हुए, इसी को हम लोकस ऑफ अ पॉइंट कहते हैं। अब भाई ये ज्योमेट्रिकल कंडीशंस कैसे? देखो, अगर ये जो पॉइंट है इससे जो रास्ता बन रहा है, पाथ ट्रेस्ड, इस पॉइंट से जो रास्ता बन रहा है, तो हमें क्या गिवन, कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो पॉइंट है जिससे जो ये रास्ता बन रहा है ये सर्कल का लोकस बना रहा है, ये सर्कल का लोकस बना रहा है। सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन है, सर्कल का लोकस गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अगर सर्कल का लोकस है तो सर्कल की इक्वेशन बनाएगा, अगर इलिप्स का लोकस है तो इलिप्स की इक्वेशन बनाएगा। मैं मान के चलूँ कि ये जो मेरा पाथ ट्रेस है ना, ये जो है अपना इलिप्स है, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स आप समझते हैं, दिस इलिप्स, ये जो होता है आपका ये इलिप्स होता है, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है इससे जो रास्ता बन रहा है ये इलिप्स की इक्वेशन दे रहा है, इलिप्स का लोकस है। ये जो पाथ है इससे एक इलिप्स बन रहा है। अगर इलिप्स का लोकस है तो इलिप्स की इक्वेशन देगा। अगर तुम्हें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल का लोकस होगा, जो पॉइंट से पाथ ट्रेस होगा वो भी सर्कल बनेगा। ओके, यही होता है। एक बार और इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो रास्ता बनाया जा रहा है अंडर ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन में आपको क्या गिवन हो सकता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, समझ रहे हैं आप लोग? यही है इसमें। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट यही होता है बस। मोर ओवर, एक लाइन सुनेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकस। दिस थिंग, इक्वेशन ऑफ लोकस सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकस। लोकस की जो इक्वेशन होगी, अगर सर्कल का लोकस है तो इसकी जो इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? ओके, वो सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकस। सर्कल की जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस को। ओके, देखिए ये मैंने आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं, हाउ टू सॉल्व लोकस रिलेटेड क्वेश्चंस। आप इन स्टेप्स को बस अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपकी लोकस निकालने में कभी गलती नहीं होगी। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन पहले समझ लेते हैं स्टेप्स क्या कह रहे हैं। स्टेप नंबर 1, जिस पॉइंट का लोकस निकाला जाता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा माने। जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, पी पॉइंट का लोकस निकालना है, क्यू पॉइंट का लोकस निकालना है, किसी का भी, सबसे पहले उसकी कोऑर्डिनेट माने अल्फा बीटा गामा। स्टेप 2, लोकस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी होती है, उसको सॉल्व करें। कोई भी कंडीशन जो आपको दे रखी होगी उसको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दे रखी होगी। स्टेप नंबर 3, सॉल्यूशन के लास्ट में अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रखें तो लोकस फाइंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने लोकस के जो कोऑर्डिनेट माने थे अल्फा बीटा गामा माने थे ना, लेकिन जब लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो एक्स वाई जेड रख देना है अल्फा बीटा गामा की जगह, और लोकस के जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे लोकस के लिए। फाइंड द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P इफ PA इज इक्वल टू PV
वेयर ए एंड बी आर ये एंड ये रेस्पेक्टिवली। सबसे पहला काम, पॉइंट ए और बी जो भी गिवन है उनको लिखेंगे। ए एंड बी क्या गिवन है, ये अपना ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है। नाउ हमने स्टेप्स पढ़े थे, स्टेप्स में पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था जिस भी पॉइंट के लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स को अल्फा बीटा गामा मानेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लोकस निकालना है एक मूविंग पॉइंट का पी का, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे इसलिए इनको अल्फा बीटा गामा माना है। पहला स्टेप तो अपना हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि इन क्वेश्चंस में एक कंडीशन दे रखी होती है, उसको सॉल्व करना होता है। कंडीशन इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये मिल गई अपने आप को हमको कंडीशन। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, पहले तो आप इसको लिख लेना अच्छे से। लेट पी इज द लोकस पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हमने मानी है। नाउ हम लिखेंगे गिवन, कि हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये कंडीशन गिवन है। अब इस कंडीशन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला अपना ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यही तो था। अब क्यों ना एक काम किया जाए, इस अंडर रूट को यहाँ से हटा दिया जाए और ये इसको यहाँ पे स्क्वायर बना दिया जाए। अंडर रूट यहाँ से हट के यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कंडीशन दे रखी है इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट पी ए और पी बी को तो सॉल्व मत करना, एक काम करना, इसका पहले डायग्राम बना लो। पी ए इज इक्वल टू पी बी दे रखा है, यानी कि कोई भी पॉइंट होगा पी, उससे डिस्टेंस होगी ए और उससे डिस्टेंस होगी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी दे रखा है। अब ये पी ए की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस, ओके, इनका सबसे पहले जो भी दे रखा है इसका स्क्वायर कर लो। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ओके। नाउ स्क्वायर करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको अंडर रूट के झंझट से नहीं लड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पी ए की डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, पी ए की। पी ए की डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये पूरा फॉर्मूला, ओके। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने डायग्राम में जो है आप ए और बी को अच्छी तरह दर्शा दीजिएगा। ए हमने दर्शा दिया है -1 3 4 और जो बी है हमको दे रखा था 2 0 -1 और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं अल्फा बीटा गामा। ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पी ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से करते जाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि बीटा -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी गामा -4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। अब पी बी की डिस्टेंस निकालेंगे। पी बी की डिस्टेंस क्या होगी, अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया।
नाउ इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 इंटू 2 6 बीटा, ठीक है, प्लस गामा माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 टू ज़ा 8 और गामा इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ, देख लेंगे आप, सॉल्व कर दिया है मैंने, मैच कर लेंगे। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर इधर भी है और अल्फ़ा स्क्वायर इधर भी है, अल्फ़ा स्क्वायर LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, काट दें इनको, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कट गया। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1 प्लस 9 प्लस 16, 10 और 16 30, 1 प्लस 9 प्लस 16 26, ओके, 26 प्लस 2 अल्फ़ा, ओके, 2 अल्फ़ा और ये माइनस का 6 बीटा और यहाँ बच रहा है प्लस का 8 गामा इज इक्वल टू 4 1, 4 और 1 5 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 गामा, ठीक है। नाउ 2 अल्फ़ा और यहाँ से यहाँ आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा माइनस 6 बीटा प्लस का 8 गामा और माइनस का 2 गामा प्लस का 6 गामा, 26 माइनस 5 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। बस एक गलती हो गई है मेरे से, तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ। गलती ये हुई है कि ये जो है गामा माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते टाइम मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और माइनस 8 गामा माइनस 2 गामा, यानी कि माइनस के 10 गामा होंगे ये, ओके। आप इसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा, सॉरी। क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप 3 याद करेंगे। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 ये था, अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पर आपको XYZ लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाए पूरा जब, तो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह XYZ नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। देख लेंगे, आपसे पूछा था कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी पॉइंट का लोकस बताना था। पी पॉइंट का लोकस ये आ गया अपने पास, ये इक्वेशन आ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोकस होता है पॉइंट का वो एक इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। यहाँ पे आप आंसर ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, उसको लिख लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, मिड पॉइंट मान लिया m है, फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कैसे? तो ये आया ऐसे कि ये a और b आपके लाइन के पॉइंट्स हैं, ए बी लाइन है, ठीक है। ये लाइन होने के, अब ये लाइन है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में, एक पॉइंट है m जो पॉइंट है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अब ये जो इनका रेशियो होगा, मान लेते हैं कि इसका रेशियो भी 1 है और ये भी 1 है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा,
तो वही अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, उससे ये पॉइंट्स आए हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये जस्ट आप फॉर्मूला याद कर लेंगे मिड पॉइंट का। आई होप मैंने जितना भी आपको आज पढ़ाया वो आपको सब समझ में आया हो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।